हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग प्रक्षेप्य गति और इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रक्षेप्य गति होता क्या है और कैसे यह चलता है, कैसे कार्य करता है, इस सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि कोई पिंड एक ही समय पर दो दूरियां तय करे यानी क्षैतिज और एवं उदग्र गति, जो दोनों गतियां तय करे, दोनों दूरियां तय करे, तो पिंड द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको हम लोग प्रक्षेप्य बोलते हैं। मतलब कि क्षैतिज मतलब होता है कि इस तरह से हॉरिजेंटल कोई भी पिंड हो, इस तरह से चल रहा है, हॉरिजेंटली चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज। और इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है तो बोलेंगे कि यह क्या है, उदग्र है। मतलब कि जब दोनों गतियां एक ही साथ हों तो क्या बोलेंगे कि प्रक्षेप्य गति हो रही है। आप लोग ने एक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, इनका नाम सुना ही होगा और जानते होंगे कि यह एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इनके बारे में आप लोग बहुत भली बातें जानते होंगे और इनके बारे में पढ़ाई भी किए होंगे और इनका करंट अफेयर बहुत सवाल पूछता है, तो इनके बारे में पढ़े होंगे कि भाला फेंकने के बाद जो भाला की गति होती है, मतलब नीरज चोपड़ा हैं, मान लीजिए इस तरह से आए दौड़ते हुए, अपने हाथ में इस तरह से भाला लिए और ऐसे उछाल के फेंके इस तरह से, और यह जाके गिरता है एक लाइन के पास जो होती है लगभग 90 मीटर के करीब। तो यह कैसे गया, एक साथ में कौन कौन सी गतियां तय कर रहा है। देखिए, यह क्षैतिज गति भी तय कर रहा है, उदग्र गति भी तय कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यह दो गतियां एक साथ तय करता है। तो इससे पता चल जाता है कि जब एक साथ दो गति तय करे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यह प्रक्षेप्य गति है। और इसमें जान जाएंगे कि यह प्रक्षेप्य गति कैसे होता है। देखिए, छक्का मारने पर जब खिलाड़ी कोई होता है, जो कोई भी खिलाड़ी हो या कोई हमारे देश के, अभी कल एक क्रिकेट मैच हुआ है, उसमें नाम था वर्मा। ये लोग पाकिस्तानी लोग पढ़ाई करके आए थे शर्मा के बारे में और पूछ दिया वर्मा के बारे में। वही हाल हुआ था उन लोगों का। मैंने भी उसी मैच का कुछ छोटी छोटी वीडियो देखा है और उसको समझा है। तो वही हाल है कि छक्का मारने पर कोई भी गेंद होती है, जो गेंद की गति होती है, कौन सी गति तय करती है। इस तरह से मान लीजिए कि ऐसे छक्का मार रहे हैं लोग, तो ऐसे ही गिर रहा है, ऐसे ही गिर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये जो गति है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। याद रखिएगा, प्रक्षेप्य गति क्या होता है। मिसाइल द्वारा तय की गई पथ की लंबाई जो होती है, पथ की जो तिरछी गति होती है, इस तरह से जो गति होती है, इस तरह से प्रक्षेप्य गति ही इसको बोलते हैं। अब देखिए कि कोई आदमी है यहाँ से फुटबॉल मार रहा है और यह फुटबॉल कभी यहाँ पे आ जा रहा है, कभी यहाँ पे आ जा रहा है, कभी यहाँ पे, इस तरह से जाते जाते एक फील्ड में एक जगह पर ऐसे गिर जाता है। तो जिस एंगल से मारता है उसका कुछ एंगल होता है, ग्रेविटी भी खींचती है, तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और जब ऐसे कोई वेग से जाता है, तो ये कोई गति से जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब डायरेक्शन मतलब दिशा, अब मोशन मतलब गति, मतलब गति की जो दिशा है इधर को जा रही है, लेकिन यह फोर्स नीचे के लिए भी लग रहा है और कुछ ऊंचाई भी तय कर रहा है। सब होता है रियल लाइफ में और आप लोग इसको बहुत भली भांति फेस करते होंगे, देखते होंगे, जानते होंगे। मैच वैच खेलते होंगे तो जानते होंगे कि मैच में खेलते समय खिलाड़ी जो क्रिकेट का गेंद जब छक्का मारते हैं तो यह कुछ न कुछ इस तरह से उड़ के जाती है और बाउंड्री के पार गिर जाती है। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब क्रिकेट में इस तरह से फील्ड में जब इस तरह से पिच होती है और जो मैप दिखाता है तो इस तरह से उड़ा कर ऐसे दिखाता है और कई कलर में दिखाता है वो भी। तो इस तरह से दिखाता है कि कौन सा छक्का कितना लंबा गया है, इस तरह से उड़ा उड़ा के दिखाता है। तो वो जो छक्का मारने की गति है वह कहीं ना कहीं प्रक्षेप्य गति ही होती है। याद रखिएगा, छक्का मारने की गति क्या होती है, प्रक्षेप्य गति होती है। और इसमें क्या होता है कि दो गतियां एक साथ होती हैं और जब दो गतियां एक साथ होती हैं तो उसको हम लोग
क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। याद रखिएगा। परासर, परास किसको बोलते हैं, मतलब यह देखिए परास किसको बोलते हैं, यहाँ से गेंद मारी गई यहाँ से और यहाँ तक आ गई तो इसको हम लोग बोलेंगे रेंज, यानी परास बोलेंगे कि कितनी दूरी तय किया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे परास। इसका एक फार्मूला होता है R बराबर u² sin 2 थीटा अपान g, यानी क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी R बोलते हैं, इसको परास बोलते हैं। और इस R को निकालने के लिए u² यानी प्रारंभिक वेग से जो है किसी गेंद पर जो प्रारंभिक वेग है, इस गेंद पर जो प्रारंभिक वेग है, इस गेंद पर प्रारंभिक वेग जो है उसको जब हम लोग मारते हैं इस गेंद पर, मान लीजिए गेंद पर प्रारंभिक वेग जो है उसको हम लोग u से डोनेट करेंगे और 2 sin थीटा का यूज करके थीटा का मान यहाँ से एंगल निकाल लेंगे और 2 sin थीटा ग्रेविटी g का मान रख के यहाँ पे हम लोग इसको निकाल लेंगे तो ये रेंज निकल जाएगा। देखिए कि जब कोई पिंड यानी जब कोई वस्तु फेंकी जाती है 45 डिग्री के एंगल पर, देखिए यहाँ पे 45 डिग्री को हम मार्क कर रहे हैं, 45 डिग्री के एंगल पर जब हम लोग कोई भी वस्तु है जब हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर इस तरह से फेंकेंगे तो वह वस्तु अधिक दूरी तय करेगी। यह तो मतलब साइन थीटा पर ये मायने जब ये जी 90 हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, और जब यह 1 हो जाएगा तो ये स्क्वायर करके इसको यह 2 का मतलब 2 साइन थीटा है और इसमें 45 रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 का मान 1 हो जाएगा और यहाँ से u² R बराबर हो जाएगा u² g, मतलब इस प्रारंभिक वेग का वर्ग और g से भाग देने पर आएगा। तो देखिए R मैक्स का मतलब क्या होता है, H मैक्स का मतलब क्या होता है, H मैक्स मतलब होता है हाइट। देखिए कि हाइट जो होती है, ऐसे मान लीजिए कि कोई गेंद इस तरह से जा रही है तो कितनी ऊंचाई तक जाएगी, अधिकतम ऊंचाई जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइट, यानी H से डोनेट करेंगे। और इसका सूत्र होता है u² sin 2 थीटा sin² थीटा अपान 2g, और एक टाइम होता है कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 2u sin थीटा अपान g, 2u sin थीटा अपान g, ये होता है फार्मूला। याद रखिएगा। अगला देखते हैं उत्तोलक। उत्तोलक होता है, यह एक प्रकार का मशीन होता है, यह एक प्रकार की ऐसी मशीन होती है जो हमारे काम को आसान बना देती है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन होती है। देखिए उत्तोलक कुछ नहीं है, यह एक लीवर होता है और इसको हम लोग उत्तोलक बोलते हैं, इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। यह एक प्रकार की मशीन होती है जो हमारे काम को आसान बना देती है। जब आसान बना देती है तो ये देखिए कैसे आसान बनाती है। जैसे हम लोग बता रहे हैं कि जब एक पाइप है, मान लीजिए कि यह बहुत बड़ी पाइप है और हम एक डंडा लिए यहाँ से, इस तरह से हम यहाँ पे खड़े हैं मान लीजिए, और एक डंडा ले लिए हाथ में, यहाँ से डंडा ले लिए हाथ में, यहाँ से एक डंडा ले लिए हाथ में, और हम क्या करेंगे कि इस पाइप के नीचे इस तरह से लगाएंगे और इधर से इस तरह से धक्का देंगे ऊपर की तरफ। जब यहाँ पे हम आके धक्का देंगे, जब हम आके यहाँ पे फिर यहाँ पे आए और यहाँ से धक्का दिए उठाकर, तो यह पाइप हिल सकता है। नहीं तो इस पाइप को हम लोग भारी से भारी वस्तु को जब हम उठाते हैं तो देखते हैं गांव में एक बांस लेते हैं लोग और उसके नीचे थोड़ा सा इस तरह से ढकेलेंगे और इस तरह से ये छोटा वाला पॉइंट अंदर घुसा देंगे और इस लंबे वाले पॉइंट को पकड़ के यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे हाथ से और इसको उठाएंगे लोग। तो ये क्या होता है कि अब भारी भारी वस्तुएं उठ जाती हैं और जल्दी से मतलब कहीं ना कहीं खिसकाई जा सकती हैं, उठाकर इधर से उधर की जा सकती हैं, जो भारी भारी वस्तुएं होती हैं। तो भारी वस्तुओं को उठाने के लिए जो जुगाड़ होता है, एक तरह का कहा जाए कि जुगाड़ को ही हम लोग लीवर समझते हैं, और लीवर के भाषा में, इंजीनियरिंग की भाषा में और विज्ञान की भाषा में हम लोग लीवर बोलते हैं। एक क्या होता है कि यह एक प्रकार का जुगाड़ ही समझ लीजिए, जुगाड़ होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे हम एक ब्लॉक रख दिए, कोई पत्थर है, और मान लीजिए कि कोई पत्थर है और इसका वजन है
1000 किलो, 1000 किलो वज़न है। जब 1000 किलो वज़न है तो इस पत्थर को कोई आम आदमी तो उठा नहीं सकता है एक हाथ से। तो क्या करेंगे कि एक लोहे की राड लेंगे, एक लंबी सी राड लेंगे लोहे की, और इसके नीचे क्या करेंगे, ऐसे धीरे से घुसा देंगे, ऐसे टेढ़ा करके इस तरह से घुसाएंगे। आप लोग रेलवे ट्रैक पर देखे होंगे, जब रेलवे ट्रैक पर कर्मचारी कार्य करते हैं तो पटरियों को उतारने के लिए एक ऐसी ही डिवाइस लिए रहते हैं, जो एक ऐसा ही राड होता है, ऐसे लंबा लंबा राड होता है, और उसमें क्या होता है कि यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा होगा, हल्का सा टेढ़ा होता है। इससे बहुत भारी भारी कार्य को किया जा सकता है। तो इसको वो लोग बोलते हैं पोकर। क्या बोलते हैं? पोकर नहीं, पोकर नहीं, इसको बोलते हैं क्रोबार। क्रोबार वो लोग बोलते हैं, क्रोबार बोलते हैं, क्रोबार इसको बोला जाता है। लेकिन इसका यूज बहुत भारी वस्तु को उठाने में होता है। तो यह एक प्रकार का लीवर ही है जो उठाने में कार्य करता है और उठा भी देता है। आप लोग देखे होंगे कहीं पर जो रेलवे ट्रैक जब लगाई जाती है तो वहाँ पे इसका यूज होता है, बहुत भारी भारी पटरियों को उठाने, स्लीपर को उठाने के लिए। इस लकड़ी के फट्टे नुमा, मतलब एक रॉड नुमा होता है, और उस रॉड को क्या होता है कि उसको उसके नीचे इस तरह से घुसाएंगे और इस तरह से उसको एक तरफ से धक्का देंगे, इधर से इस तरह से इधर को फोर्स लगाएंगे तो यह उठ जाता है। जब उठ जाता है तो आसानी से घसक जाता है या खिसक जाता है, इधर से उधर कर सकते हैं भारी से भारी वस्तुओं को। तो अब देखिए कि यह एक प्रकार की मशीन होती है और यह हमारे काम को क्या करती है कि आसान बना देती है। अब देखिए कि इसकी दक्षता जो होती है 100% से कम होती है। इसकी दक्षता जो होती है किसी भी लीवर की जो दक्षता होगी, लीवर की दक्षता जो होती है हमेशा 100% से कम होती है। यानी कोई भी मशीन हो, दुनिया की कोई भी मशीन हो, पूरा 100% एक्यूरेट काम कभी भी नहीं कर सकती है। यह याद रखिएगा कि मतलब कोई भी दुनिया की कोई मशीन, मतलब कितना एक्यूरेट काम करे, लेकिन वह 100% का 100% एक्यूरेसी का काम नहीं कर सकती है। तो याद रखिएगा कि इसके 3 और बिंदु होते हैं। देखिए, इस उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं जो निम्नलिखित हैं, जिससे आप लोग पता कर सकते हैं कि इसके कौन कौन से बिंदु होते हैं। इसके कौन कौन से बिंदु होते हैं? भार बिंदु और आलंब बिंदु, भार बिंदु, आलंब बिंदु और आयास बिंदु। भार बिंदु वह होता है जहाँ पर वस्तु होती है, और आलंब बिंदु वहाँ पर होता है जहाँ पर पेंच होती है, और आयास बिंदु वहाँ पर होता है जहाँ पर बल लगा है। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर हम समझा देते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई हम लोग पत्थर लिए, और यहाँ पे एक पत्थर है बहुत भारी, यहाँ पे बहुत भारी पत्थर लिए, यहाँ पे एक काला पत्थर है मान लीजिए, और यह काला पत्थर है, और एक हम लोग ले लिए लीवर उठाने के लिए इसके नीचे हम लोग लगा दिए, और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा लकड़ी का फट्टा, गोल लकड़ी का बांस रख देंगे। मान लीजिए बांस रख दिए और बम्बू रख दिए यहाँ पे, और ये मान लीजिए कि लोहे का ही कोई मेटल है, रॉड है, इसको भी रख दिए। और क्या करेंगे कि हम लोग इस ये जो लाल वाला है, ये हम आपको बता रहे हैं कि यह लीवर है। क्या है? लीवर है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि इसको पकड़ेंगे यहाँ से, हाथ से ऐसे इधर को फोर्स लगाएंगे, तो यह जब ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ यहाँ से, और यहाँ पर भी पावर लगेगा। यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ से इसको एडजस्ट करके यह थोड़ा सा धक्का देगा तो यह पत्थर थोड़ा सा इधर घसक जाएगा। और जब ये इधर घसक जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर तो इस वाले पॉइंट पर क्या कहाँ से ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसको हम लोग बोलेंगे आयास बिंदु। यहाँ पे देखिए, जहाँ पर बल लगाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे आयास बिंदु, और जहाँ पर पेंच होती है यानी इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कौन सा बिंदु? इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आलंब बिंदु। और ये जो भार है यहाँ पर, जहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कौन सा बिंदु? भार बिंदु। इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे भार बिंदु, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे आलम बिंदु, और इस वाले पॉइंट को बोलेंगे आयास बिंदु। याद रखिएगा, ये सब पूछ देता है, और ये जब पूछता है ना तो हवा नहीं लगती है, और अच्छे लोग इसमें भटक जाते हैं। इसको याद रखिएगा। देखिए, हम उदाहरण के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस सिद्धांत को, लीवर के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया था? याद रखिएगा, आर्किमिडीज। लीवर के सिद्धांत को दिए थे हमारे देश के नहीं,
हमारे ही देश के या कहीं के भी हों, कोई भी हो, आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था क्या बोलते हैं इसका सिद्धांत, लीवर का सिद्धांत दिया था, लीवर का सिद्धांत को दिए थे। और यह 3 प्रकार, इन्होंने बताया कि ये लीवर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। अब देखिए प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, इन सब में इसको याद करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। अब इस तरह से हम आप लोग को बता देते हैं कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी को याद करने के लिए एक तरीका है, बेस्ट तरीका है। हमारे तरीके से चलेंगे तो हो सकता है कि याद भी हो जाए और आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सादा पे ले लेते हैं। अब आप लोग को समझा देते हैं कि कैसे याद करेंगे कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है और कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम, यानी 1 बनाएंगे, यहाँ पे 2 बनाएंगे, इस तरह से लिख लेंगे, और यहाँ पे 3 बनाएंगे, इस तरह से लिखते जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग आप लोग को बताएं कि भार, आयास और आलंब, तो जिसमें भार बीच में होगा उसको हम लोग द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक बोलेंगे। देखिए हम लोग लिखे यहाँ पे भार लिखे, अब उसके बाद लिख दिए आयास, यहाँ पे लिख दिए आयास। अब देखिए जो बचा आलंब, क्या बचा, आलंब बच गया, तो आलंब बच गया। तो अब देखिए इसमें 2 अक्षर है तो यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, इसमें 3 अक्षर है तो इसमें तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, और ये जो 4 अक्षर वाला बच जा रहा है अंत में, यह प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में गिना जाएगा। मतलब कि आप लोग समझ रहे हैं कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में रहेगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में रहेगा, और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब बीच में रहेगा। बस आलंब को भूल जाइए, भार और आयास को याद रखिए। भार जो है 2 अक्षर से बना है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक यह बीच में रहेगा। जब भार बीच में रहेगा तो यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, और जब आयास बीच में रहेगा तो यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। जब आलंब बीच में होगा तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल फंसा देता है और लोग इसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और इसको कर नहीं पाते हैं। और याद करने की एक तरीका है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत आराम से याद कर सकते हैं। कि देखिए 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी, यहाँ पर देखिए प्रथम श्रेणी की उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक और तृतीय श्रेणी की उत्तोलक। जब प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक में क्या होता है कि इसको कैसे याद करेंगे कि कौन सा कहाँ होता है। तो आयास जब बीच में होगा तो तृतीय श्रेणी 3 अक्षर है, तृतीय श्रेणी 2 अक्षर है, द्वितीय श्रेणी, और जो 4 अक्षर वाला बच जा रहा है यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में गिना जाएगा। क्या होगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में गिना जाएगा। बस याद रखिएगा कि 2 अक्षर द्वितीय श्रेणी, 3 अक्षर तृतीय श्रेणी। तो देखिए अभी बताए हैं कि भार, यहाँ पे भार लगा है, यहाँ पे आलंब है, ये जो ऐसे रोका है। आप लोग झूला झूले होंगे बचपन में एक झूला झूलते थे ऐसे, यहाँ पे इस तरह से नुकीला लगा होता है, यहाँ पे स्क्रू लगी होती थी पाइप, और यहाँ पे एक बैठ गया, मान लीजिए कि राजन बैठ गया, राजन नाम का लड़का बैठ गया, और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बैठ गई। यह मोटी पड़ रही है तो ये क्या होगा कि राजन उठ जाएगा, यानी जिधर भार ज़्यादा होगा उधर उसके विपरीत वाला उठ जाएगा। तो इसी तरह से याद कर सकते हैं कि यह जो हम लोग झूला झूलते थे उसको हम लोग बोलते थे कि चलिए झूला झूलते हैं। लेकिन हम लोग जब मोटा वाला आदमी बैठता था तो ये क्या होता था कि जब हम मोटा वाला आदमी बैठ रहा है तो इसकी डंडी पर ध्यान देते थे। चलिए इसकी डंडी पर ध्यान देते हैं और बताते हैं कैसे ये होता था और कैसे ये काम करता था। देखिए जब इसकी डंडी को, मान लीजिए कि यह एक झूला है और आप एक बांस का झूला बनाए, गोल बांस है, और आप लोग इसको अपने लाइफ में प्रयोग भी करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से एक नुकीली जगह पर रख लीजिए या कहीं किसी दीवार पर, ये दीवार मान लीजिए एक तरफ दीवार है, बहुत अच्छी मोटी तगड़ी दीवार है, 9 इंच की दीवार मान लीजिए, और उसमें लगभग 10 फुट का बांस ले लीजिए। 10 फुट का बांस ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे कि एक तरफ आप बैठ जाइए और एक तरफ आपकी गर्लफ्रेंड बैठ जाए। याद रखिएगा, इसमें गर्लफ्रेंड में बार बार इस तरह से कर रहा हूँ कि जब आप गर्लफ्रेंड को याद करेंगे तो ये वाली प्रक्रिया को याद कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि यह मोटकी है, ये बोलते हैं मोटकी और इसको बोल देते हैं मोटका, और इस तरह से बैठा दिए।
जब बैठा देंगे तो क्या होगा कि ये जो मोटा पड़ेगा वो वाला नीचे आ जाएगा और जो हल्का पड़ेगा वो वाला ऊपर चलेगा। लेकिन मोटे वाले को भी ये पतला वाला हल्का कर सकता है। कैसे हल्का कर सकता है? जब इस बांस की लंबाई को एडजस्ट किया जाए। एडजस्ट कैसे करेंगे? देखिए बता रहे हैं कि अगर हम इस वाले बांस में जो दीवार के पास जो लगा है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा देंगे और ऐसे ये दीवार को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, इस दीवार को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और बांस को यहाँ पर। जब ये लड़की, पतली वाली लड़की, मान लीजिए कि इसका वज़न 10 केजी है और इसका वज़न 25 केजी है, फिर भी इसको यह 10 केजी वाला उठा देगा। तो जब यह इधर इसकी लंबाई छोटी होगी और इसकी लंबाई बड़ी होगी, तो यह बड़ी वाली लंबाई वाला आदमी 10 किलो होते हुए भी 25 किलो वाले को उठा सकता है। यह आप लोग प्रयोग कर सकते हैं घर पर, या किसी छोटे बच्चे को भी सिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। और यह एक लीवर है। इसका सिद्धांत दिए थे आर्किमिडीज। याद रखिएगा कि आर्किमिडीज ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने उत्प्लावन का भी सिद्धांत दिया था, मतलब तैरने का सिद्धांत जो होता है, आर्किमिडीज ही दिए थे उत्प्लावन का सिद्धांत। याद रखिएगा। तो यह 3 प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक 3 को आप लोग समझ चुके होंगे। प्रथम श्रेणी में देखिए कौन कौन चीज़ आता है। पिलास का नाम सुने होंगे, कैंची, तराजू, नेल कटर, चापाकल मतलब कि जो गांव घर में प्रयोग होने वाली देसी जो नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं चापाकल। साइकिल की ब्रेक होती है, शीशा झूला होता है और सणासी होती है, इत्यादि होते हैं। द्वितीय श्रेणी में देखिए सरौता, खैनी काटने की मशीन, सुरती काटने की मशीन। सुरती मतलब खैनी, जो खैनी आप लोग गाँव में लोग खाते हैं। आप लोग सुने होंगे, एक गाना है कि बनावत तानी खैनी ए बुढ़ऊ दादा, मतलब खैनी काटने की मशीन जो होती है उसको हम लोग किस श्रेणी के उत्तोलक में रखेंगे? तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हम लोग रखेंगे। और नींबू निचोड़ने की मशीन तो आप लोग देखे ही होंगे, इसको भी हम लोग द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में रखेंगे। और एक पहिया कूड़ा गाड़ी भी आप लोग देखे होंगे। एक पहिया की जो कूड़ा गाड़ी होती है, जिसमें यहाँ पे एक पहिया लगा होता है यहाँ से, और एक यह कूड़ा वाला होता है और यहाँ पे 2 हैंडल लगा होता है और यहाँ से इस तरह से जुड़ा होता है। एक पहिया की कूड़ा गाड़ी, बीच में कूड़ा रखते हैं लोग, इस तरह से कूड़ा रखते हैं और यहाँ से एक मोहन नाम का लड़का इस तरह से दोनों हाथ से पकड़ा और चलते चला गया, चलते आगे जा गया और एक कबाड़े वाली दुकान पे ले जाके गिरा दिया कूड़ा। मतलब कबाड़े वाली दुकान पे नहीं, शहर से बाहर जाकर गिरा देता है, ऐसे होता है। लेकिन यह एक पहिया की कूड़ा गाड़ी कुछ ऐसे ही होती है। तृतीय श्रेणी की उत्तोलक में देखेंगे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है और कैसे काम करता है। चिमटा पढ़ते ही याद आती है एक कहानी, ईदगाह में एक कहानी है कि जिसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है, जो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। एक लड़का होता है जिसमें वो अपनी मम्मी के लिए यानी अम्मी के लिए एक चिमटा खरीद कर लाता है, क्योंकि उसकी मम्मी का हाथ जल जाता है। चिमटा देखिए कुछ ऐसे ही होता है। मैं थोड़ा सा गलत बना दिया हूँ, 1 सेकेंड। यह ऐसे ही होता है, यहाँ से चिमटा ऐसे होता है और इस तरह से मुड़ा होता है। तो चिमटा जो होता है और किसान का हल होता है, यह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है। देखिए पिलास कैसे काम करता है, कैंची कैसे काम करती है। कैंची देखिए यहाँ से ऐसे होती है, यहाँ से ऐसे होती है, और क्या होता है कि इसकी कैंची के एक भाग पर ऐसे गोल बना होता है और यह इधर से काटता है, इधर से इसका मुंह होता है, इधर से मुंह होता है, काटता है। यहाँ पे एक बिंदु होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए प्रथम श्रेणी की उत्तोलक में आलंब बीच में होगा, आयास और भार दोनों किनारे होंगे। देखिए आयास मतलब इधर से हम लोग प्रयास करेंगे किसी चीज़ को पकड़ने या किसी चीज़ को, मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग बना रहे हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा और बड़ी कैंची बनाते हैं। एक कैंची यहाँ से लिए, इस तरह से गोल लिए इस तरह से, और इस तरह से बना दिए। देखिए कि जब हम लोग यहाँ से इधर से दोनों अंगुलियाँ फंसाकर इधर से दोनों ओर से बल लगाएंगे तो ये वाला अंदर की तरफ धंस जाएगा, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है गोल सा, इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं आलंब। क्या बोलते हैं? आलंब। इसी को हम लोग जहाँ से मुड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं आलंब। अब देखिए यहाँ पे भार है, यहाँ पे कोई ना कोई वस्तु रखी जाती है, यानी कपड़ा रखा जाता है मान लीजिए, और इसको यह कैंची काट दी जाती है। आयास मतलब जो होता है बल, जब हम इधर लगाते हैं,
जब बल लगाते हैं इधर को इस तरह से, तो इसको बोलते हैं कि आयास। जब देखिए अभी बताए हैं कि आलंब बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। देखिए कैंची में भी ऐसे ही होता है, पिलास में भी ऐसे ही होता है। तराजू आप लोग देखे होंगे इस तरह से दोनों होता है, और इसमें भी जो इसको घुमाने वाला होता है इसका बीच में ही होता है, इधर दोनों तीनों रस्सी डालकर इस तरह से पलड़ा बना देते हैं और इस तरह से यह होता जाता है। और यह तराजू भी ऐसे होता है। नेल कटर का नाम लोग आप लोग सुने होंगे, नेल कटर का नाम लोग सुने होंगे। ऐसे ही नेल कटर भी होता है, बीच में उसका भी आलंब बीच में होता है और ऐसे ही काम करता है। अब देखिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक भी बहुत अच्छा है। उदाहरण है सरौता को आप लोग देखे होंगे और जानते भी होंगे, उसका प्रयोग भी किए होंगे आप लोग। खैनी काटने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन आप लोग देखे होंगे, और इसके बारे में आप लोग कभी यूज नहीं करते हैं, मतलब सोचते नहीं हैं कि यह कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए सरौता जो होता है कुछ इस तरह का एक मशीन होता है, यहाँ से ऐसे मुड़ता है और यहाँ से इस तरह से इसका हैंडल होता है, और यहाँ पे एक ब्लेड लगी होती है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सुपारी रखते हैं, और जब इसको हम लोग इधर से दबाते हैं दोनों तरफ से इस तरह से, तो क्या होता है कि यह सुपारी कट जाती है, यानी भार बीच में होगा। जब भार बीच में होगा, ये वाला काला जो है हम भार बना रहे हैं, सुपारी की जगह भार समझ लीजिए। जब भार बीच में होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे बताए हैं कि यह भार जब बीच में होगा तो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक होगा? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, याद रखिएगा। और जब भार बीच में नहीं होता है, यानी जब आलंब बीच में होता है, देखिए आलंब एक किनारे आ गया, भार बीच में आ गया, आयास एक किनारे आ गया, भार बीच में है द्वितीय श्रेणी, भार बीच में है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, भार बीच में है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। लेकिन अब देखिए तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण देखेंगे। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण में जब देखेंगे तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा आता है। तो चिमटा को कैसे मतलब इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि चिमटा कैसे, इसमें भार कहाँ होता है। इस तरह से चिमटा आप लोग देखे होंगे आपके घर, अगर रोटी वोटी बनती होगी, रोटी तो सबके घर बनती है, ये तो कोई ऐसा मानो तो है नहीं कि जो जंगलों में रहता है घास फूस खाता है और रोटी नहीं खाता होगा, तो ऐसी बात नहीं है। रोटी सभी लोग खाते हैं और सब लोग रोटी को बनते हुए देखे होंगे, और चिमटा जरूर देखे होंगे। जब चिमटा आप लोग जरूर देखे होंगे तो रोटी यहाँ से पकड़ी जाती है। रोटी क्या होती है? यहाँ से पकड़ी जाती है। मान लीजिए कि हम थोड़ी सी नीली रोटी बना दे रहे हैं, यहाँ से थोड़ी सी नीला में रोटी बना दे रहे हैं, यह रोटी बना दिए, ये यहाँ पे पकड़ी जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आयास लगाते हैं, दोनों तरफ से यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ से ये मुड़ जाता है। क्या होता है? यहाँ से मुड़ जाता है। आलंब यहाँ पे होता है, इसका मुड़ने वाला जो बिंदु होता है यहाँ पे होता है, और यहाँ पे भार बिंदु होता है। क्या होता है? भार बिंदु, यानी कोई भी वस्तु उठाई जाती है तो क्या होता है, अभी बताएं कि जब आयास बीच में लगेगा, आयास मतलब कि बल, पकड़ने वाला कोई भी बल। अब देखिए चिमटा में यहाँ पे लग रहा है, एक किनारे बीच में लग रहा है, चिमटा में तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है तो आयास बीच में लग रहा है। आयास बीच में, देखिए आयास यहाँ पे बीच में है, और आयास को हम लोग अभी देखिए यहाँ से समझा देते हैं। अभी बताएं कि जब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो, यानी सरौता कुछ ऐसे होता है, इस तरह से मशीन होती है, और यहाँ पे हम लोग सुपारी रखते हैं। क्या रखते हैं? सुपारी रखते हैं, और इसको दबाते हैं, यानी देखिए भार बीच में आ गया। और जब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा तो आलंब बीच में आ जाएगा। देखिए पिलास को और कैंची को आलंब देखिए बीच में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जहाँ से मुड़ेगा उसको हम लोग आलंब बोलते हैं। देखिए इसका आलंब भी इस किनारे है, इसका आलंब भी यहाँ पे किनारे है, लेकिन इसका भार बीच में है और इसका भार एक किनारे आयास बीच में है। तो अभी बताएं कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक उसको बोलेंगे जिसका भार बीच में होगा। तो यहाँ पे देखिए चिमटा, सरौता का जो है भार बीच में है, तो यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। सरौता खैनी काटने की मशीन, नींबू निचोड़ने की, नींबू को ऐसे ही निचोड़ा जाता है, यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे गारा होता है, और इसको बीच में डाल के ऐसे दबाएंगे कि खच्च से नहीं निकल के पूरा पानी उसका नींबू का निकल जाता है। तो याद रखिएगा, ये सब मशीनों को देखकर थोड़ा सीखा कीजिए। विज्ञान आपके आसपास ही दौड़ती रहती है और घूमती रहती है, आप बस उसको सोचना है और कैसे काम करती है। विज्ञान बहुत आसान विषय है, इसको अब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और इसको सीखने में भी बहुत मज़ा आता है। देखिए इसे आयास और भार और मतलब क्या बोलते हैं कि आयास, भार और में जो संबंध होता है कुछ ऐसे होता है कि जो भार होता है, भार गुणे भार भुजा
बटे आयास गुणे बराबर आयास गुणे आयास भुजा। मतलब कि हम लोग कोई लिए भार लिए, यहाँ से कोई मान लीजिए कि एक तराजू लिए, एक तराजू यहाँ से लिए और इस तरह से यहाँ पे इस तरह से लटका दिए, यहाँ से लटका दिए इसको यहाँ पे एक इसको। और जब हम लोग इसको लिखेंगे कि यह कितने केजी का है, 5 केजी का है, 5 केजी का है, ये भी 5 केजी का है, 5 केजी का है। अब देखिए दोनों तभी बराबर होगा जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये भुजाओं को घटबड़ कर दिए यानी छोटा बड़ा कर दिए तो ये कितना हो, ये 5 किलो का 15 किलो कर दो, लेकिन ये नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है। यह 5 किलो वाला भारी लगने लगेगा, जैसे लगेगा कि 5 किलो भारी है। अभी इसको इस वाले पॉइंट को यहाँ से घसका के इधर कर देंगे। जब इधर करेंगे घसकाएंगे ना तो ये 5 किलो इससे भारी हो जाएगा, जैसे लगेगा कि भारी है, लेकिन भारी नहीं है, या देखने में लगेगा कि भारी है। जब भार भुजा को हम लोग छोटा करेंगे तो क्या होगा कि आयास भुजा लंबी हो जाएगी, और जब आयास भुजा लंबी होगी तो इसका मान बड़ा हो जाएगा, और इससे यह तभी बराबर होगा जब दोनों बराबर। यहाँ पे अगर 5 किलो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 केजी है, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर की भुजा है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की मतलब 70 सेंटीमीटर की भुजा है, यहाँ पे 70 सेंटीमीटर की भुजा है, तो तभी इसका गुणा बराबर आएगा। अगर नहीं बराबर आया तो भार भुजा में अगर गड़बड़ी हुई तो आयास भुजा छोटी हो जाएगी, और जब आयास भुजा छोटी हो जाएगी तो आयास बढ़ जाएगा और भार भी गड़बड़ हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। अब देखिए यांत्रिक लाभ क्या होता है। यांत्रिक लाभ इसी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि यांत्रिक लाभ भार बटे आयास को हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यांत्रिक लाभ हम लोग भार बटे आयास को बोलते हैं। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास, और आयास भुजा बटे भुजा, भार भुजा, इसको याद रखिएगा। कि अब देखिए जड़त्व क्या होता है। जड़त्व क्या होता है कि जड़त्व में देखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अथवा स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है रहेगा, और गति में है तो गति में रहेगा। यानी कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, अगर गति में है तो गति में रहना चाहिए। जड़त्व तो यही कहता है, कुछ नहीं है। जड़त्व में कुछ ज़्यादा सिस्टम नहीं है, ज़्यादा समझने की बात नहीं है। जड़त्व का सीधा सीधा नियम है जड़त्व, याद रखिएगा। जड़त्व से याद रखेंगे कि जड़त्व क्या होता है। कि जड़त्व उसी को बोलते हैं कि यदि कोई वस्तु कहीं पे स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहेगी, यदि गति में है तो वह गति में ही रहना चाहेगी। वो उसी को हम लोग जड़त्व बोलते हैं। और जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व जो होता है विराम के जड़त्व से अधिक होता है हमेशा। याद रखिएगा, ये सब पूछता है कि गति का जड़त्व विराम के जड़त्व से अधिक होता है या नहीं होता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो उसमें दे देता है कि स्टेटमेंट वाला सवाल जब देता है तो उसमें देता है गति का जड़त्व विराम के जड़त्व से अधिक होता है, फिर बोल देगा कि विराम का जड़त्व गति के जड़त्व से अधिक होता है, फिर उसमें ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही, इस तरह से सवाल देगा। और लोग फंस जाते हैं, और इसमें जब एक बार फंस गए, जो चक्रव्यूह क्या बोलते हैं उसको, एग्जामिनर का जब चक्रव्यूह रचा जाएगा, और एग्जामिनर के चक्रव्यूह में जब एक बार फंस जाएंगे आप तो सवाल को गलत करेंगे। और सवाल को गलत तभी करेंगे जब आप लोग का क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर तब होगा जब आप लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कैसे कि जब तरीके से पढ़ेंगे तब। देखिए गति का जड़त्व जो होता है हमेशा विराम के जड़त्व से अधिक होता है, याद रखिएगा। और इसका फार्मूला होता है mr², मतलब द्रव्यमान, कोई भी वस्तु का कितना द्रव्यमान है और उसकी त्रिज्या कितनी है उसी का स्क्वायर कर देंगे तो जड़त्व निकल सकता है। यानी जड़त्व जो होता है द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर करता है। गति के नियम किसने दिया था और कब दिया था, याद रखिएगा। गति का नियम सन 1687 में बताया था न्यूटन ने। गति के नियम को सन 1687 यानी 1687 में न्यूटन ने बताया था। और इनकी एक बुक थी प्रिंसिपिया नाम की बुक थी, यह इन्होंने लिखा था। उसी में इस गति के नियम को बताए थे। गति के नियम 3 होते हैं, इसको न्यूटन ने बताया था कि 3 गति के नियम हैं। इसको आप लोग लीजिए और उसको पढ़ते रहिए, और सवाल फंसते रहेंगे, आप लोग झेलते रहिए।
यही तो ये लोग क्या क्या करते थे, ये लोग वैज्ञानिक थे और रोज रोज नई नई खोजें करते रहते थे। और क्या होता है कि आज के दौर में कंपटीशन के जो छात्र हैं पढ़ने वाले, इन लोग को पढ़ पढ़ के माथा पीटते हैं कि मतलब ये लोग क्या क्या करके गए हैं और कैसे कैसे करके गए हैं। देखिए कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है कि जड़त्व के नियम या गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम इसलिए कहा गया कि इस पर कुछ रिसर्च गैलीलियो ने भी की थी और इनसे पहले ही की थी, न्यूटन से पहले। इसके बाद देखिए कि इनके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, यदि गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। देखिए कि न्यूटन के प्रथम नियम से यह पता चलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग 5 किलो का 50 किलो का कट्ठा रख दिए, यहाँ पे 50 किलो का बाट रख दिए, तो तब तक स्थिर रहेगा जब तक कि कोई उठा के वहाँ से रखे ना, इधर उधर न करे। जब इधर उधर करेगा तभी मतलब कि उसको मतलब वो अपनी अवस्था को बदलेगा। और अभी यहाँ पर देखिए कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। देखिए गति के प्रथम नियम से क्या होता है कि बल की परिभाषा निकलती है कि बल की परिभाषा क्या है। तो यही परिभाषा है कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो कोई वस्तु इधर उधर खसक नहीं सकती है, इधर उधर रुक नहीं सकती है, चल नहीं सकती है। तो यही होता है। देखिए दूसरा नियम क्या है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु में उत्पन्न समवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यह फार्मूला याद रखिएगा, F बराबर ma, और 1 न्यूटन इसको बोलते हैं। F बराबर ma से जब गुणा कर लेंगे कि 1 किलोग्राम और 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से जब कोई वस्तु चलती है तो 1 न्यूटन के बराबर होती है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डायन, यानी डायन का मतलब चुड़ैन। समझ लीजिए कि 1 न्यूटन यानी न्यूटन मतलब आदमी, और 10 के पावर 5 डायन का मतलब कि चुड़ैन का मतलब चुड़ैल। समझ सकते हैं आप लोग, और इसको बहुत अच्छी से समझ सकते हैं कि चुड़ैल क्या होती है। तो 10 के पावर 5 डायन के बराबर होती है। न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर जो होता है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया का नियम है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन का जो तृतीय नियम है। तृतीय नियम क्या होता है, रॉकेट के उड़ने में यह भी सहायक होता है और इससे बल की प्रकृति निकलती है। और इससे बल का द्वितीय नियम से, सेकेंड नियम से क्या होता है, बल का फार्मूला निकलता है। क्या निकलता है, फार्मूला निकलता है। जब हम लोग द्वितीय नियम का यूज करते हैं तो बल का फार्मूला निकलता है, तृतीय नियम का यूज करते हैं तो बल की प्रकृति निकलती है, प्रथम नियम का यूज करते हैं तो बल की परिभाषा निकलती है। याद रखिएगा कि बल की परिभाषा प्रथम नियम, बल का सूत्र द्वितीय नियम और बल की प्रकृति तृतीय नियम। बल कितने प्रकार का होता है, याद रखिएगा कि बल, देखिए बल जो है 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। वह बल जो बराबर और विपरीत तथा इस बल में गति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर अवस्था पर बदल जाती है। मतलब कोई बल है, यहाँ से इधर खींच रहा है 5 न्यूटन और इधर भी खींच रहा है 5 न्यूटन, और क्या होता है कि बराबर एवं विपरीत हो तो इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जब बराबर होगा, दोनों आदमी इधर से खींच रहा है 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन खींच रहा है, तो दोनों बराबर होगा तो ये कोई भी परिवर्तन, मतलब कोई भी वस्तु हिल ही नहीं सकती है। तो यहीं से इसको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। देखिए जब यहाँ से 5.2 अगर 2 भी हो गया, या 5 ही रहा है या 5.2 हो गया, इधर का बल, इधर वाला बल 5.2 हो गया, इधर वाला बल 5 ही रह गया, तो क्या होगा कि अवस्था परिवर्तन तो होगा ही होगा, जरूर होगा, क्योंकि यह बल ज़्यादा लग रहा है। जब बल ज़्यादा लगेगा तो अपनी ओर खींच लेगा। असंतुलित बल देखते हैं। असंतुलित बल क्या होता है कि असमान तथा विपरीत बल होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है, यह असंतुलित बल होता है। अब देखिए घर्षण क्या होता है। घर्षण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और घर्षण से ही हर एक चीज़, दुनिया की हर एक मशीनें चलती हैं घर्षण से। घर्षण एक क्या है कि कोई भी मशीन, आपका पैदल चलना, घोड़े का चलना, गाड़ी का चलना, कोई मशीन का चलना, आपके क्या होता है उसको बोलते हैं, किसी चाकू को आप लोग जब रगड़ कर
पत्थर पे रगड़ते हैं, उसको धारदार बनाते हैं, तो वो भी घर्षण के ही द्वारा होता है। तो घर्षण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। घर्षण को कैसे याद रखेंगे, देखिए कोई आदमी है यहाँ से खींच रहा है, इधर से रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तो यह फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है। मतलब जब यह इधर को खींच रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर को लग रहा है, यानी वस्तु रुकना चाहती है। घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल क्या करता है, गति के विपरीत होता है, और घर्षण बल जो होता है क्षयकारी होता है, मतलब नुकसानदायक होता है। अगर घर्षण बल ज़्यादा लग जाता है ना, तो क्या होता है कि कोई मशीन तुरंत टूट टूट कर बिखर जाएगी। मतलब कोई गियर इस तरह से, और इसमें जो गियर होते हैं एक दूसरे से फंस कर चलते हैं, यहाँ पे एक गियर बना दिया है। अब इन दोनों के बीच अगर घर्षण ज़्यादा होगा ना, तो गियर तुरंत टूट जाते हैं और मशीनें ख़राब हो जाती हैं। याद रखिएगा कि मशीनों के ख़राब होने का सबसे अधिक जो कारण होता है, घर्षण ही होता है। आप लोग याद रख कर सकते हैं, जान भी सकते हैं कि क्या होता है कि जब कभी एक मोटरसाइकिल आप लोग देखे होंगे, मोटरसाइकिल में मोबिल ना हो तो क्या होगा कि घर्षण बढ़ेगा, और जब घर्षण बढ़ेगा तो मोबिल के अंदर जो पार्ट होते हैं, इंजन के अंदर जो पार्ट होते हैं, पिस्टन बोलते हैं जिसको, वो घिसेगा, और जब घिसेगा तो उसमें गर्मी पैदा होगी, और जब गर्मी पैदा होगी तो आपस में चिपक जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लोग कि इंजन सीज हो गया। और याद रखिएगा कि घर्षण बल को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं। स्नेहक में क्या क्या डाल सकते हैं, ग्रीस, मोम और तेल डाल सकते हैं। जो क्या बोलते हैं, मोबिल वाला तेल होता है, और आप लोग उसको भी डाल सकते हैं। और आप ग्रेफाइट का भी यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइट का नाम लोग सुनकर आप लोग थोड़ा आश्चर्यचकित मत होइएगा। ग्रेफाइट जो होता है यह एक प्रकार का स्नेहक होता है, मतलब घर्षण को कम करने का काम करता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल में भी यूज होता है, और ग्रेफाइट का यूज स्नेक के रूप में भी होता है। याद रखिएगा कि घर्षण को कम करने का एक जो उपाय ग्रेफाइट भी है। घर्षण बल के सतह क्षेत्रफल पर नहीं, बल्कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि घर्षण बल क्षेत्रफल पर नहीं बल्कि सतह की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। देखिए हम आपको एक तरीके से बतला देते हैं कि यहाँ पे हम लोग गए, मान लीजिए कि लद्दाख, और लद्दाख जम्मू कश्मीर गए, और यहाँ पे कोई बर्फ़ जमी है, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये सफ़ेद वाला, ये मान लीजिए काला, ये सफ़ेद बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे काली काली ये समझ लीजिए कि बर्फ़ जमी है। तो जब यहाँ से कोई आदमी खिसकता है, जब कोई आदमी गिरने लगता है, तो रुकता नहीं है। ये मतलब नहीं है कि ये क्षेत्रफल ज़्यादा है तो ये रुक जाए, सीधा ये नीचे आएंगे धड़ाम से, एकदम सरकते हुए जाते हैं। जो स्केटिंग लोग करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि स्केटिंग करने वाला आदमी जल्दी रुक नहीं पाता है, वो गिरेगा तो गिर जाएगा और बहुत दूर तक सरक कर जाता है। तो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल क्या होता है कि सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए अभी यही घर्षण बर्फ़ जो है लंबी है, कितना लंबी है, लेकिन चिकनी है। तो ये इसकी प्रकृति क्या है, चिकनी। अभी ये प्रकृति क्या हो गई, उबड़ खाबड़ कर दिया जाए, जैसे आप लोग जिसको हम लोग बोलते हैं पिच रोड जो बोलते हैं। पिच रोड में क्या होता है कि इसकी जो कोलतार से बनी जो पिचें होती हैं, रोडें जो होती हैं, उसमें घर्षण अधिक होता है, और उसकी प्रकृति क्या होती है, खुरदरी होती है। इसलिए यहाँ पे जब हम लोग ब्रेक मारते हैं तो कोई गाड़ी आसानी से रुक जाती है, जल्दी से रुक जाती है। याद रखिएगा, यह अपने जीवन में यह प्रयोग होता है। घर्षण बल 4 प्रकार के होते हैं, या यही होते हैं: स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गतिज घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल। तो घर्षण बल में स्थैतिक घर्षण बल वहाँ पर लगता है जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में कार्यरत हो, मतलब कि कोई वस्तु स्थिर रखी गई, कोई मेज पर बुक रखी गई हो, वह उसको कोई छू नहीं रहा है, बस रखी है। तो इस तरह से मतलब कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल काम कर रहा है। और जब कोई वस्तु सरकने या सरकाने की स्थिति में होती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से तिरछे कोई है, मान लीजिए कि यह सीढ़ी बन रही है और यहाँ से कोई बच्चा सरकने की स्थिति में है, आप लोग खेले होंगे खेल सरकने वाला। नदी के किनारे मान लीजिए कि एक ऐसे बना देते हैं, और इस पर पानी जब से वो देखें क्या बोलते हैं उसको, वाटर, जहाँ पे लोग नहाने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो
अरे पानी वाला जो तालाब होता है, इधर से सड़क कराते हैं लोग, इस तरह से ढलान होती है, तो जब सरकने की स्थिति होती है उसको हम लोग बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। और गतिज घर्षण बल, जब आनत तल पर कोई वस्तु फिसल रही होती है, जब इस तरह से तिरछे तल पर कोई वस्तु फिसल रही होती है तो वहाँ पर गतिज घर्षण बल काम करेगा। और लोटनिक घर्षण बल, जब कोई वस्तु लुढ़क रही होती है, यानी देखिए आप लोग को बता देते हैं कि ये गोल सिलेंडर है, एलपीजी का सिलेंडर जो होता है, एलपीजी का जो सिलेंडर होता है, गोल एलपीजी का सिलेंडर है, ऐसे एलपीजी का सिलेंडर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे गोल 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 डगरा कर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के क्या करते हैं, घर पर लेके चले आते हैं रोड से। और घर्षण से देखिए कुछ हानियाँ भी होती हैं, घर्षण से कुछ हानियाँ होती हैं, जैसे कम होने पर हम बर्फ पर फिसल जाते हैं, घर्षण अधिक होने पर हम बालू पर नहीं चल पाते हैं, घर्षण अधिक होने पर मशीन के पुर्जे टूट जाते हैं, घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं। यदि कोई वस्तु कहीं पर हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपनी सोना बाबू को लव लेटर लिख रहे हैं, कौन सा लेटर लिख रहे हैं, लव लेटर लिख रहे हैं, लव लेटर लिख रहे हैं, तो अगर कलम नहीं चलेगी, फिसल जा रही है, तेलाब जो बोलते हैं, तेलाब पेज, मान लीजिए कि एक तेलाब पेज ले लीजिए, तेल वाला, समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक पेज लिए, A4 शीट लीजिए और इस पर तेल गिरा दीजिए, A4 शीट लीजिए, A4 शीट लीजिए और क्या करिए कि इस पर तेल गिरा दीजिए, A4 शीट लीजिए और इस पर तेल गिराइए, कौन से कलर का, यहाँ से मिट्टी का तेल गिराइए, इस तरह से फिसल। यहाँ पे क्या होगा कि अब इस पर हम लोग जब कलम चलाएंगे तो क्या होगा कि इस तरह से ऐसे चलेगी नहीं, रुक रुक के ऐसे चलेगी, कभी यहाँ पे चलेगी कभी थोड़ा। तो क्या होता है कि हम किसी चीज़ को लिख पाते हैं, किसी सोना बाबू को लिख ले रहे हैं लेटर, तो जब लेटर हम लोग तभी लिख पाएंगे जब घर्षण बल काम करेगा। अगर घर्षण बल 0 है तो लेटर नहीं लिख पाएगी, कलम चलेगी ही नहीं। घर्षण बल में एक घर्षण गुणांक होता है, घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, और इसको हम लोग ऐसे F बराबर R को प्रदर्शित करते हैं और F बराबर म्यू R प्रदर्शित करते हैं। म्यू को घर्षण गुणांक बोलते हैं। मात्रक, एक घर्षण गुणांक जो है मात्रकहीन होता है और बीमाहीन भी होता है। ये सब पूछता नहीं है, बहुत मायने ही, बस ये पूछ देगा कि घर्षण गुणांक क्या होता है, मात्रकहीन राशि है या बीमाहीन राशि है या नहीं है, तो पूछ देता है। तो इसको याद रखिएगा, घर्षण गुणांक जो है मात्रकहीन राशि है। अब देखिए नोट्स में, घर्षण बल के अधिक अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। मतलब कि आप कोई किसी वस्तु पर कोई घर्षण बल कार्य कर रहा है तो वह, मान लीजिए कि यह एक मोटरसाइकिल का पहिया है और यहाँ से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो घर्षण बल इस दिशा में लगेगा। क्या होगा, घर्षण बल इस दिशा में लगेगा। अगर घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है तो गाड़ी का पहिया इस दिशा में आगे बढ़ेगा। दोनों का उल्टा होता है, मतलब जब तक उल्टा नहीं होगा तब तक यह कार्य ही नहीं हो सकता है। अब देखिए कार्य क्या होता है, इसका अर्थ किसी क्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कार्य के यहाँ से अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो कार्य है कि इसका अर्थ किसी क्रिया के संपादन से है, यानी किसी चीज़ को हम लोग करने में जब हम लोग कार्य करते हैं, मतलब किसी भी काम को हम लोग जब करना स्टार्ट ही करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्य। मतलब किसी क्रिया को करना, क्रिया को ख़त्म करना यानी समाप्त करना, संपादन करना, किसी क्रिया को करना हम लोग कार्य बोलते हैं। कार्य जो होता है जैसे लिखना, बोलना, चलना, ईंट का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, यानी उठाकर यहाँ से कोई ईंट पत्थर है उसको उठाकर यहाँ से यहाँ तक रख दिए, यहाँ से यहाँ तक रख दिए, उल्टा सीधा इधर उधर कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि चलिए कोई कार्य कर रहा है। लोग कि कार्य का सीधा सिद्धांत है कि किसी क्रिया से, कार्य का सिद्धांत है किसी क्रिया से, सिद्धांत है मतलब कि कार्य उस तभी होगा जब क्रिया होगी, मतलब क्रिया को ही हम लोग कार्य बोल सकते हैं। और देखिए कि जो कार्य जो होता है, कार्य जो होता है बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम लोग कार्य बोलते हैं। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम लोग कार्य बोलते हैं। और अदिश गुणनफल का हम लोग अभी बताए थे, पीछे वाले लेक्चर में बताए हैं। अगर आप लोग को
यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोग पीछे वाली भी वीडियो देखा कीजिए। जो पीछे वाली वीडियो में हम बताए हैं कि दो अदिशों का गुणनफल ए वेक्टर ए, अदिशों का जब गुणनफल होगा, सदिशों का अदिश गुणनफल जो होगा उसको डॉट से प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डॉट से प्रयोग हो रहा है और उसमें कॉस थीटा आता है। और जो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है उसमें क्या होता है कि क्रॉस होता है और उसमें क्या आता है, साइन थीटा आता है, साइन थीटा आता है। याद रखिएगा, ये सब बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है और इसमें पूछ देता है। पिछले वाले लेक्चर में बताए हैं, अभी जो इसके पीछे का जो लेक्चर है उसमें उसको ऐड किया गया है, बताया गया है। उसमें सदिश और अदिश पढ़ाए हैं तो उसमें बताए हैं। और देखिए इसमें अदिश गुणनफल होता है और इसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। W बराबर एफ यस कास थीटा, यस बराबर यहाँ पर है विस्थापन, यस बराबर क्या है, विस्थापन, विस्थापन याद रखिएगा। और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल, न्यूटन मीटर या जूल। अब देखिए एफ का हम लोग एफ को इस तरह से, बल को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन से प्रदर्शित करेंगे। और यस यानी विस्थापन को हम लोग, विस्थापन को किससे यूज करेंगे, मीटर से। तो यही दोनों का गुणनफल कर क्या करेगा, न्यूटन मीटर बन जाएगा और यह जूल हो जाएगा। तो 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर कितना अर्ग, 10 के पावर 7 अर्ग, 10 के पावर 7 अर्ग। अब देखिए ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है और कैसे काम करता है। इसमें बहुत अच्छा है कि ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। और सभी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है और ऊर्जा के प्रकार जो होते हैं जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब होते हैं। और ऊर्जा क्या होता है कि कार्य करने की क्षमता, मतलब आपके पास कितनी क्षमता है कार्य करने की, कार्य करने की कितनी क्षमता है उसको हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर कार्य करने की कितनी क्षमता है उसी को ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा, हर एक प्रकार की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। हर एक प्रकार की ऊर्जा का मात्रक, कोई भी कहीं भी ऊर्जा का नाम आ जाए और पूछ दे कि ऊर्जा का मात्रक, नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, तो सीधा सा मारिए जूल, एकदम बिना धड़क, बिना कुछ पूछे। ध्वनि ऊर्जा का मात्रक जूल, रासायनिक ऊर्जा का मात्रक जूल, प्रकाश ऊर्जा का मात्रक जूल, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल, ये सब याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा, देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देने पर क्या बनता है, क्या बनता है, यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, गतिज ऊर्जा जो होता है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है, किसी पदार्थ में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है KE यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², यानी मास और वेलोसिटी यानी वेग, द्रव्यमान और वेग। गतिज ऊर्जा क्या होता है कि द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, याद रखिएगा इसको। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है K बराबर 1/2 mv²। द्रव्यमान ऊर्जा के कारण जो द्रव्यमान ऊर्जा का एक फार्मूला होता है E बराबर mc²। ये आप लोग बहुत सुने होंगे, ये इसको आप लोग बहुत सुने होंगे, बार बार सुनते होंगे E बराबर mc²। ये है क्या चीज़ और इसको किसने बनाया, तो इसको बनाया थे आइंस्टीन ने, इसको खोजा था। और इसको इस आइंस्टीन की इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या इसी को बोलते हैं सापेक्षिता का सिद्धांत। और देखिए जो आइंस्टीन थे सही में बहुत तगड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने एनर्जी को मास से एनर्जी को कन्वर्ट किया था, एनर्जी से मास को कन्वर्ट करने का एक फार्मूला दे दिया था। तो यहाँ पे मास जो होता है, m जो होता है, मास यानी द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान, और ये जो c है प्रकाश की चाल, क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल है। इसको हम लोग याद रखिएगा कि यह, इसमें जो c है प्रकाश की चाल है और m जो है मास है यानी किसी पदार्थ का द्रव्यमान है। और ये mc बराबर mc² का फार्मूला को हम लोग सापेक्षिता का सिद्धांत या थ्योरी या फिर रिलेटिविटी बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, आइंस्टीन ने की थी। और आइंस्टीन बहुत जीनियस वैज्ञानिक थे, इसका दिमाग एक जगह
कैप्चर करके रखा गया है, इसको इनके दिमाग को निकाल के रखा गया है स्टडी के लिए। ये बहुत तगड़े वैज्ञानिक थे, इनके बारे में पढ़ना हम लोग के बस की बात तो शायद हो सकती है, पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया में कोई ऐसा काम है जो नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन बहुत सही में अच्छे वैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत ऐसी खोजें की थी। और देखिए, नाभिकीय ऊर्जा और द्रव्यमान ऊर्जा से ही कोई भी नाभिकीय ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। जब तक उसमें द्रव्यमान नहीं होगा तो वह नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकती। देखिए, हम लोग सुने होंगे हाइड्रोजन बम। कौन सा बम? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो होता है, अभी आप लोग सुने होंगे परमाणु बम, परमाणु बम और परमाणु बम, अणु बम, आप लोग सुने होंगे। तो इनमें कुछ न कुछ आपका द्रव्यमान होगा, तभी यह नाभिकीय ऊर्जा में यह रिएक्शन करता है। अगर कोई कुछ द्रव्यमान नहीं रहे कि किसी भी बम, कोई भी आप बम बनाते हैं, दुनिया का कोई भी बम बने, उसमें एकदम जीरो कर दीजिए, द्रव्यमान को जीरो कर देंगे तो वह द्रव्यमान का जीरो मतलब कि बम बन ही नहीं पाएगा। कोई भी चीज़ बन ही नहीं सकती जब द्रव्यमान जीरो हो जाएगा। तो कोई ना कोई किसी चीज़ को आप लोग बनाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ वजन तो ज़रूर होगा और कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान तो ज़रूर होगा, तो तभी वो काम करेगा। यानी नाभिकीय ऊर्जा जो होती है द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। यदि द्रव्यमान ऊर्जा को जीरो कर दिया जाए तो नाभिकीय ऊर्जा भी जीरो हो जाएगी। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थिति के कारण, किसी भी स्थिति के कारण क्या होता है कि किसी भी स्थिति के कारण जो ऊर्जाएं होती हैं उसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। बांध के पानी में जो ऊर्जा होती है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से एक बांध बना है, एक हीराकुंड बांध, आप लोग नाम सुने होंगे, हीराकुंड बांध है। और इस तरह से मान लीजिए बना है, और इस बांध के नीचे की जो दीवार होती है वह थोड़ी चौड़ी होती है, और इधर मान लीजिए कि पानी भर दिए। क्या किए? इधर 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 पानी भर दिए। तो इस पर तो दबाव उतना ही लगेगा जितना, मान लीजिए कि ऐसे होता है, ऐसे कुछ दीवार होती है, तो ये तो पानी पूरा भरा है, फिर भी तो दाब लगेगा। लेकिन देखिए, इसकी ऊंचाई होती है, और जब यह ऊंचाई से गिरता है टरबाइन पे, तो यह टरबाइन को बहुत तेज़ी से घुमा देता है। कैसे घुमा देता है? अगर ऊर्जा नहीं होती तो, क्योंकि स्थिति के कारण ऊर्जा है। जब कोई भी वस्तु ऊंचाई पर ले जाएंगे आप लोग, मान लीजिए कि यह एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ले लीजिए, और उसको हम थोड़ा सा 1 मिनट इसको डिलीट कर दें और फिर उसके बाद बताते हैं। देखिए, यहाँ से एक बिल्डिंग लीजिए, और यहाँ से इस तरह से बिल्डिंग है, और यहाँ पे एक टंकी ले लीजिए। यहाँ से अगर पानी लेकर आते हैं टोंटी वाला, नल वाला, और यहाँ पे फुटपाथ पे लगा दिए, और इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है लगभग 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। और यहाँ पे एक और बिल्डिंग ले लीजिए, और यहाँ पे एक टंकी लगा लीजिए। यहाँ इसकी ऊंचाई ले लीजिए आप लोग 200 मीटर, 200 मीटर नहीं 300 मीटर ले लीजिए। तो जो इस टंकी का पानी होगा और इस टंकी के पानी का जो प्रेशर होगा, इसका ज़्यादा होगा, और इस वाले टंकी का मतलब बी वाली जो टंकी है, और इसको ए नाम से दे देते हैं। तो ए वाली टंकी का जो प्रेशर होगा, ए वाली बिल्डिंग की टंकी का जो प्रेशर होगा, बी वाली बिल्डिंग के टंकी के प्रेशर से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। जब स्थितिज ऊर्जा तभी काम ज़्यादा करती है जब जो क्या होता है, ऊंचाई बढ़ती है। जब ऊंचाई बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब क्या होता है, मास बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। याद रखिएगा। और इसका एक फार्मूला होता है कि देखिए, इसका फार्मूला होता है कि P बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। ये फार्मूला होता है। पहाड़ की ऊपरी चोटी पर रखे पत्थर पर भी स्थितिज ऊर्जा होती है। ये देखिए, समवेग क्या होता है कि यह गति की मात्रा को बताता है, और समवेग का जो फार्मूला होता है, समवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। यह याद रखिएगा। समवेग गति की मात्रा को बताता है। समवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध यही होता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m। यह पूछ देता है कभी कभी फार्मूला में, डायरेक्ट पूछ देगा कि यह काइनेटिक एनर्जी बराबर, इसके संबंध में क्या होता है, मतलब समवेग में क्या संबंध होता है, तो 2m। यहाँ पे याद रखिएगा 2m समवेग, 2m समवेग, और या जो होता है P का स्क्वायर यानी समवेग का स्क्वायर/2m द्रव्यमान।
यहाँ पे समय ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है, न ही उत्पन्न की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। देखिए कि एक विद्युत सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर का नाम सुने होंगे आप लोग। जनरेटर या शादी विवाह में प्रयोग होने वाला जो इंजन होता है उसको हम लोग चलाते हैं, वो इंजन चलता है, फिर उसके बाद अल्टरनेटर घूमता है, अल्टरनेटर घूमने के बाद बिजली पैदा होती है, और बिजली पैदा होने के बाद हम लोग के गांव में जो शादियां होती हैं उसमें राड, बल्ब, डीजे ये सब बजते हैं। तो क्या होता है कि जो अल्टरनेटर होता है यानी जनरेटर जो होता है वो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए कि एक मोटर होता है, मोटर जब होता है लाइट से चलता है, और लाइट क्या करती है कि लाइट से वो बदलकर यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर वह पानी को निकालने का काम करता है। तो इस तरह से ऊर्जा कभी ख़त्म ही नहीं होगी, और ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न ही ख़त्म किया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है कि न तो ऊर्जा को ख़त्म किया जा सकता है न ही बनाया जा सकता है, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और ऊर्जा को बस बदलते ही जाएंगे, बदलते ही जाएंगे, और ऊर्जा न तो कभी बदली मतलब ख़त्म होगी और न ही कभी बनाई जा सकती है। ऊर्जा को हम लोग न बना सकते हैं न ख़त्म कर सकते हैं। देखिए कि दक्षता क्या होती है। दक्षता यानी दक्षता को हम लोग बोलते हैं किसी निकाय से आउटपुट और इनपुट के अनुपात को हम लोग दक्षता बोलते हैं। दक्षता क्या होता है कि कोई आदमी कितना एक्यूरेट काम कर रहा है उसको कैसे पता करेंगे कि कोई मशीन कितना एक्यूरेट काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे इनपुट दिए, कोई भी मशीन में इनपुट दिए 1000 वाट और उसका आउटपुट निकल रहा है 900 वाट, तो लोग बोलते हैं कि यह मशीन जो है कितना 90% काम कर रही है, 90% सही काम कर रही है, यानी 10% सही काम नहीं कर रही है। कोई भी मशीन हो, दुनिया की कोई भी मशीन हो, 100% कभी काम नहीं कर सकती है। यानी आप लोग जितना वाट की मशीन होगी उतना ही वाट नहीं कम काम करेगी। याद रखिएगा। आवेग क्या होता है, आवेग के बारे में पढ़ेंगे। बल और समवेग के गुणनफल को आवेग बोलते हैं। बल और समवेग के गुणनफल को आवेग बोलते हैं। बल और समवेग के गुणनफल यानी बल गुणे समय सॉरी यार गलती बोल दिया हूँ। बल और समय के गुणनफल को, मैं ऊपर समवेग पढ़ रहा था तो याद रहा था, माइंड में ये घूम रहा था, यहाँ से ये वाला समवेग वाला ये वाला घूम रहा था, ये वाला पॉइंट मेरे माइंड में घूम रहा था, मैं बोल दिया हूँ फ्लो में। और इसको देखिए कि आवेग क्या होता है कि बल और समय के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। आवेग बल बराबर बल इंटू समय होता है, और इसका फार्मूला, इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, यह एक सदिश राशि है। तो और यह देखिए शक्ति, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। और यह एक क्या होता है कि इसमें एफ एस कास थीटा बटे टी, और एफ की जगह एस टी की जगह हम लोग लिख सकते हैं भी यानी वेग। जब हम इसको भी वेग लिखेंगे तो यह कास थीटा बराबर 1 लिख देंगे तो एफ भी हो जाएगा। यानी किसी भी शक्ति को अगर ज्ञात करना है तो बल और वेग, कितनी वस्तु कोई कितने बल से चल रही है और उसका वेग कितना है तो गुणा कर देंगे तो यह शक्ति निकल सकती है। और कार्य, इसका बल का मात्रा, शक्ति का मात्रक जो होता है वाट। अब देखिए कि शक्ति अगर आ गई, किसी भी व्यक्ति के अंदर शक्ति आ गई तो सबकी क्या करेगा, वाट लगा देगा। क्या करेगा, याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा हम आप लोगों को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बस याद करने का तरीका बता रहे हैं कि अगर आपके पास शक्ति आ गई, पावर आ गई, तो आप लोग क्या करेंगे कि किसी की भी वाट लगा देंगे। बोलते हैं ना कि हम अभी तुम्हारी वाट लगा देंगे, अभी हम तुम्हारी वाट लगा देंगे, अभी वो तुम्हारी वाट लगा देंगे। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, बहुत हीरो बन रहे हो, अभी हम तुम्हारी वाट लगा देंगे, अभी हमारे पास पावर आ जाए तो हम तुम्हारी वाट लगा देंगे। वाट तभी लगा पाएंगे जब आपके पास पावर होती है, और जब आपके पास पावर रहेगी तो आपसे कोई टकराएगा ही नहीं। और इसकी बीमा जो होती है एम एल का स्क्वायर टी पर -3, यानी इसका -3 घात जो होता है। और देखिए कि 1 HP बराबर 746 वाट होता है, और 735.5 वाट भी होता है। यह मीट्रिक में होता है और मीट्रिक पद्धति में होता है। मीट्रिक पद्धति के बारे में पिछली वाली वीडियो में बताए हैं, याद रखिएगा।
मीट्रिक पद्धति के बारे में पिछली वाले वीडियो में बताए हैं। औद्योगिक मात्रक जो होता है एचपी जो है औद्योगिक मात्रक जो है शक्ति का औद्योगिक मात्रक है। एचपी जो है यह एचपी जो है हार्स पावर यह शक्ति का औद्योगिक मात्रक है, याद रखिएगा। देखिए किलोवाट, किलोवाट क्या होता है कि अधिक क्षमता वाले जनरेटर एवं ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में मापा जाता है। देखिए कोई भी ट्रांसफार्मर है अगर बहुत बड़ा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हैडिल। देखें हैं आप लोग हैडिल, हैडिल जो होती है, हैडिल जो होती है जहाँ से लाइन आती है, लाइट आती है आपकी घर गांव में लाइट आती है, जो जहाँ पे हैडिल वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। वहाँ पे जाइएगा उन डायलमैन से पूछिएगा तो लोग बताएंगे कि वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि यह वाट का है। आपका पंखा 25 वाट, 90 वाट, 100 वाट, 200 वाट, प्रेस आता है, हीटर आता है, ये सब वाट में आते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, जनरेटर होते हैं, वो लोग किलो वाट में आते हैं, वो सब किलो वाट में आते हैं क्योंकि उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। तो पावर, इसके लिए पावर, जब आप लोग किसी भी सवाल को हल करेंगे तो यह पावर का फार्मूला ये वाला लगाएंगे, mg/t, यानी mg/t यानी इस ऊर्जा बटे समय, और ये 1/2 mv²/t इसको लगाएंगे। अब देखिए रेखीय समवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि यह न्यूटन के तृतीय नियम का दूसरा रूप है। इसमें देखिए कि mu और mv, ये भी है, ये वाला भी है, नहीं ये वाला भी u है, सॉरी ये वाला भी u है, दोनों साइड u, इधर u रहेगा इधर भी रहेगा। देखिए कि कोई भी द्रव्यमान, पहला द्रव्यमान और दूसरा द्रव्यमान, पहला द्रव्यमान पहला वेग बराबर होगा पहला द्रव्यमान और दूसरा पहला वेग के बराबर, अंतिम वेग के बराबर। यानी ये जो है आप लोग बंदूक जब चलाते हैं उसका जो सवाल, बंदूक वाला जो सवाल है इस पर लगता है। अब देखिए कि किलोवाट घंटा जो होता है विद्युत क्षेत्र या रेखीय समवेग संरक्षण का यह फार्मूला है, याद रखिएगा। ये सब बहुत काम का फार्मूला है। इसको हम अप्लाई करने के लिए इसको हम कल बताएंगे। इसके बारे में हम कल पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे और इसको बताएंगे कि यह क्या है, इसकी कैसे यूज होता है इसका। अब देखिए कि किलोवाट क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट होता है। विद्युत ऊर्जा जो होती है, विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किलोवाट का प्रयोग करते हैं। किलोवाट जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, और 1 यूनिट निकालने का एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फार्मूला होता है उपकरणों की संख्या, उपकरण की शक्ति, दिन और घंटा बटे 1000 कर देंगे तो आपके उपकरणों की संख्या निकल जाएगी। तो इसी के साथ यह जो है क्लास ख़त्म होती है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं और आप अपने इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना मत भूलिए, क्योंकि यह मेहनत बहुत तगड़ी हो रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों को कुछ ऐसे सवाल बताए जाएंगे जो कम समय में ज़्यादा सीख सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।